हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ोया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले से ऑलरेडी मैंने आपको दे चुकी हूँ और ये पार्ट 3 है। तो इसमें हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे हम पढ़ते हैं। श्रीलंका। देखिए, अभी तक हमने लोकतंत्र नेपाल के बारे में पढ़ा था और बंगाल के बारे में पढ़ा था। अब हम श्रीलंका में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र क्या है। जातीय संघर्ष यानी कि जाति के ऊपर कैसे भेदभाव हुए थे, क्या हुआ था, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एक वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो श्रीलंका है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि आप भूल जाएंगे, वो आपको याद ही रहेगा अब अगर आप एक बार इसे पढ़ते हैं। तो कुछ ना समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। और कोई और कुछ और ज़रूरत हो आपको तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो मैं आगे चैप्टर पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो हमने अभी तक नेपाल के बारे में पढ़ा था और बंगाल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो इसमें बता रखा है कि जो श्रीलंका है उसकी आज़ादी कब हुई, 1948 में। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1948 के बाद के लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। ठीक है, लोकतंत्र कब से कायम है, 1948 के बाद से। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए, उसमें लोकतंत्र का उसमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी तो जातीय संघर्ष की। तो उसी जातीय संघर्ष के बारे में हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया तो ध्यान से पढ़िएगा, और ना कुछ समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ उसको कॉपी में नोट जरूर कीजिए। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह चुनौतियां ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र की थी। मैंने बताया नहीं, लोकतंत्र तो वहाँ पर लोकतंत्र की कोई दिक्कत नहीं थी। लोकतंत्र आसानी से वहाँ पर लागू हो गया था। ठीक है, लोकतंत्र वहाँ पर शासन था। अब देखते आगे। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। देखिए, जो श्रीलंका है उसमें 2 तरह के लोग रहते थे। तो जो 2 तरह के लोग रहते थे तो वो कहते थे कि नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें यहाँ आधा दे दो, मतलब कि यानी कि हमें इतना राष्ट्र दे दो। ठीक है, और दूसरे कहते थे कि नहीं, हमें दूसरा राष्ट्र दे दो। और जो बाहर से यानी कि जो भारत से गए थे वो भी अपना हक मांगते थे कि हम कहाँ जाएंगे, हमें भी अपना राष्ट्र चाहिए। तो इस बात पे भेदभाव हुआ था। ठीक है, तेलुगु लोग थे और सिंघली लोग थे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, चलिए। आज़ादी के बाद श्रीलंका को उस दिनों सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए कि सिलोन कब और किसे कहा जाता था। ठीक है, कब कहा जाता था? आज़ादी के समय पर, जब ये जातीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, श्रीलंका को राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाले का दबदबा रहा है। यह लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी। एक ही तमिल आज़ादी के खिलाफ है। इसमें बताया गया जो सिंघली लोग थे वो किसके खिलाफ थे? जो भारत छोड़कर आज श्रीलंका में जाके बस चुके हैं, जो तमिल लोग थे। मैंने अभी बताया था ना कि जो भारत से श्रीलंका में चले गए थे वो भी अपना राष्ट्र मांग रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप भारत के हैं तो भारत में जाओ, और वो भारत नहीं आ सकते थे। तो इसलिए उन दोनों के बीच में संघर्ष था। ठीक है, और जो सिंघली जो थे उनका किसके विरोध पर था? तमिल के विरोध पे। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। ठीक है, अब जो वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन तमिल जो लोग थे वो बसते ही जा रहे थे श्रीलंका में। ठीक है, उनका आज़ाद मतलब बसना कम नहीं हुआ। और फिर उसके बाद ये समस्या बढ़ने लग गई। तो चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सिंघली वादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिल के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंघली लोगों का है। अब वहाँ के लोग ये कहते थे कि जो श्रीलंका है वो किसका है, सिंघली का है, उनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। रियायत मतलब क्या होता है आपको पता है? यानी कि उस पे कोई भी किसी भी तरह से बख्शना कहते हैं, कि उन्हें की तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, यानी कि उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, उनके साथ कोई रियायत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्र की आवाज़ बुलंद हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, उनके रोज के रोज ये भेदभाव से वो क्या हुआ, एक उग्र तमिल के राष्ट्रवादी की आवाज़ बुलंद हो गई। ठीक है, अब कहते हैं ना कि एक इंसान कब तक सहेगा, कभी ना कभी तो उसका भी सब्र का बांध टूटना है। वही वाली बात थी कि उनकी रोज रोज की ये भेदभाव देख देख कर जो तमिल लोग थे उन्होंने भी उग्रवाद को अपना लिया। ठीक है, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा था, बहुत भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए उनकी जो मतलब कि समस्या था वो बढ़ती गई, और उन्होंने क्या किया, उग्रवाद का रास्ता अपना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म्स यानी लिट्टे की फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है, और लिट्टे किसका संगठन था, तमिल लोगों का संगठन था। ठीक है, ये याद रखना है, इसको पहले नोट कीजिए कि जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था वो लिट्टे उसका वो लिट्टे का फुल फॉर्म है, और वो किसका संगठन था, तमिल लोगों का। ठीक है, और किसके खिलाफ था, जो वहाँ के जो सिंघली लोग थे उनके खिलाफ भी चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इल्म यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, एक तमिल इल्म यानी उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, जो लिट्टे के संगठन में जुड़े थे उन्होंने कहा हमें एक तमिल इल्म यानी एक राष्ट्र बनाकर दिया जाए, क्योंकि हम ये क्या कहते हैं, ये भेदभाव नहीं सह सकते। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पहले क्या करते थे, पिछड़े लोग होते थे, जैसे SC OBC के साथ जो भेदभाव होता था उससे कहीं ज़्यादा तमिलों के साथ उस वक्त हो रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में पर लिट्टे का नियंत्रण था। लिट्टे यानी तमिलों का नियंत्रण था किस पे, उत्तर पूर्वी जो हिस्सा था श्रीलंका का उस पर। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की समस्या वंशी लोगों से जुड़ी है। ठीक है, भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है। अब क्या हुआ कि जब ये समस्या बढ़ने लगी तो अब जो भारत में जो तमिल लोग थे उन्होंने किस पे दबाव डालने शुरू कर दिया, भारत सरकार पे। क्यों? क्योंकि उनके भी जो भाई थे, रिश्तेदार थे, वो भी तो श्रीलंका में थे, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, इसलिए वो सरकार के साथ क्या कर रहे थे, सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि या तो उनको राष्ट्र बना के दिया जाए या तो उनको वापस भारतीय लाया जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हिस्से की रक्षा करे। ठीक है, मैंने बताया ना, क्यों कर रहे थे वो दबाव, क्योंकि वो चाहते थे कि जो श्रीलंका में
बसे हुए तमिल है उनकी रक्षा किया जाए, उनकी मांग को पूरा करवाने में भारत सरकार मदद करे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले के प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब भाई जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरा घर है, मेरे घर में कोई आएगा तो मैं उसे रखूँ या ना रखूँ वो मेरी जिम्मेदारी होगी। अब उसकी फैमिली वाले आके मुझ पे दबाव नहीं डाल सकते, मुझसे सिर्फ बातचीत कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कर लो, या मुझे समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह भारतीय जो सरकार थी उसने भी क्या किया, जाके श्रीलंका के लोगों से, मतलब कि जो श्रीलंका की सरकार थी उससे बातचीत की, और उससे जो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी तो उन्होंने जितना हो सका उतना उन्होंने किया। बाद में 1987 में भारतीय सरकार ने क्या किया, श्रीलंका के तमिल जो मसला था उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो गए। तो इतना समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया तो कमेंट आप कर ही देंगे, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और सब पढ़ाई में ध्यान लगाएं। तो आगे चलो हम पढ़ते हैं। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच हिस्से सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। अब क्या किया उन्होंने, भारतीय सरकार ने क्या किया कि श्रीलंका के साथ समझौता किया। ठीक है, बातचीत के हिस्से में उन्होंने क्या किया, समझौता किया। उन्होंने क्या किया, एक भारतीय सेना भेजी। कहाँ भेजी, श्रीलंका में। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। देखिए लिट्टे क्या थी, लिट्टे तमिल का एक संगठन था, तमिलों का संगठन था जो श्रीलंका में रहते थे। इस बात को याद कर लेना। ठीक है, भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया। अब देखिए मैंने जो उदाहरण मैंने आपको दिया कि जैसे कि अगर कोई मेरे घर में आता है तो कोई उसके फैमिली वाले आके मुझे समझा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब ठीक है, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूँ ना रखूँ। ठीक है, देश की बात, अब ये वो तो देश की बात हो गई। अब उनके साथ उसकी फैमिली वाले खड़े होंगे मान लो, तो अगर मेरे घर वाले जो हैं तो वो मना करेंगे ना, वो कहें, अब उनको क्या अच्छा लगेगा जब मैंने किसी चीज़ को मना कर दिया और फिर वहाँ के लोग आके बोले तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जो भारत सरकार का जो हस्तक्षेप था वो श्रीलंका के जो लोग थे वहाँ, उन्होंने पसंद नहीं किया, उनको कुछ खास पसंद नहीं किया, यही बताया जा रहा है इसमें। इतना समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। अब देखिए, अब उसने क्या किया, ये तो वो यही समझने लग गया है कि वो अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से यही होता है कि यही कह सकते हैं इंसान कि हाँ वो दखलंदाजी कर रहा है हमारे आपसी मामलों में। ठीक है, और उस वक्त भारत भी क्या करता, जितना उससे हो सका उसने किया, लेकिन वो किसी और से भी तो नहीं लड़ सकता ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लिया गया। अब उसने किया, जो भारत ने सेना भेजी थी, शांति सेना, वो उसको वापस जाना पड़ा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका, और वो वापस भारत लौट गई। ठीक है, इतना अब समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों को श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। ठीक है, और इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गृह युद्ध के से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया की सबसे ज़्यादा थी। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रखी है। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है, ये कह रहा है कि देखें, इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी तकलीफ़ें जो है श्रीलंका ने झेला, लेकिन फिर भी अपनी जो क्या कहते हैं घरेलू उत्पाद को सही बनाए रखा। ठीक है, क्या कहते हैं उसे नियंत्रित किए रखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उम्मीद करते हो कि आप सबको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ना समझने वाली बात है नहीं। इतना इजी है और इतना डीपली मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि आपको आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के साथ क्या संघर्ष हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मामले पर हुए टकरावों को देख चुके हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रास्ता भारत में है। ठीक है, इन संघर्ष में से सबसे प्रमुख और सर्वग्रामी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है। देखिए, अब इसमें बताया गया है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो समस्या वाला जो है सर्वगामी है, वो कौन सा संघर्ष है, वो है भारत और पाकिस्तान का, जो अभी तक निपटा ही नहीं। वैसे तो निपट भी गया है, कभी इन दोनों देशों में मेल मिलाव भी बन जाता है, कभी फिर दोनों में संघर्ष भी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी कहते हैं ना कि जो आपने सुना होगा, आए दिन थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है ये सब भी हम जानते रहते हैं। भारत अभी विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। आपको पता है, आए दिन आप कश्मीर के बारे में की समस्याओं के बारे में सुनते हुए रहते होंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कश्मीर को लेके जो हुआ, आज़ादी के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन अब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वो अब हिंदुस्तान में मिल चुका है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि जो जम्मू कश्मीर था वो भारत में कब मिला। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 2019 में ये भारत में मिल चुका था। इतना याद रखिएगा, ये जनरली क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जनरली क्वेश्चन पॉलिटिकल में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 तथा 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ, यानी इसका कोई समाधान हो ही नहीं पाया। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अर्धकृत कश्मीर कहलाया, जो यानी कि पीओके की फुल फॉर्म है ये, पाकिस्तान अर्धकृत कश्मीर। याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा भारत का था, जो जम्मू कश्मीर प्रांत बना। देखिए, पहला जो पाकिस्तान में गया उसको कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पीओके,
और दूसरा है हमारा जो भारत में वो है जम्मू कश्मीर, JNK, ठीक है। इसका याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। इन दोनों देशों के बीच में एक नियंत्रण सीमा रेखा बताया गया है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनझुलता ही रहा। और उसके बाद आगे देखते हैं। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1999 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियार की होड़ ने एक नया यंत्रित ग्रहण किया है। देखिए, जैसे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था हथियारों की होड़, वही यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में होने लगा। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परिश्रम किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संघर्ष में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे के संदेह की नज़र से देख रही थी। अब देखो, संदेह की नज़र तो से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि दुश्मनों से दोस्ती कर लो, लेकिन क्या नाम है कि इंसान को अपना रहना चाहिए, अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कब कौन मतलब कि क्या कर जाए वो कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने झुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि ये कश्मीर उग्रवादियों को हथियार, परिश्रम और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसने जो भारत है उसमें ये बताया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है कि कश्मीर को क्या करता है, उग्रवादी बनाता है, उग्रवादी हथियार देता है, धन देता है, आतंकवादी बनाता है। उन्होंने ये आरोप भारत पाकिस्तान पर लगाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए। खालिस्तान पाकिस्तान में है, ये याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंट यानी ISI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, इसको याद रखना, कॉपी में नोट कर लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। पर बांग्लादेश और नेपाल ने गुप्त ठिकाने और पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान में सरगर्म होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। ठीक है, ये बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे में सवाल पर भी तनातनी रही।
1960 में तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। देखिए, एक कई बार ये क्वेश्चन नंबर में पूछा जाता है कि कौन सी नदी को लेकर तनातनी रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सिंधु नदी याद रखने, और चीन के बारे में भी पूछा जाता है। तो नदियाँ याद रखना, गलत मत करना, ठीक है। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद में भारत और पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए, और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर कभी कभी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कक्ष के रन में सक्रिय की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सक्रिय इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। अब देखिए, अब उसमें उसकी चिंता ये थी कि अगर वो विवाद सुलझता है या फिर बिगड़ता है तो उसका समुद्री संसाधन पे भी जो नियंत्रण है उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वास्तव में दौर चल रहे हैं, ठीक है। वार्ताओं पर दौर चल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और जो ना समझ में आया वो मुझसे पूछ लेना। मैं इसका ये है हमारा 3rd पार्ट, और मैं आपको 4th पार्ट अभी कुछ दिन कल दे दूँगी, या फिर अभी मैं अपलोड कर दूँगी। तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए और पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।